हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर 20 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उनकी विशेज़ को पूरा करने की कोशिश करूँगा। आज मैं द ब्लाइंड साइड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। असल में ये एक ट्रू स्टोरी है। तो चलते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक 17 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसे सब बिग माइक कहकर बुलाते हैं। बिग माइक बचपन से ही फोस्टर केयर में पला बड़ा होता है। दरअसल एब्रॉड में फोस्टर केयर उसे कहते हैं जो लोग दूसरों के बच्चों को अपने घर पर पालते हैं। इसके बदले में गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है। बिग माइक को गवर्नमेंट फोस्टर केयर में बार बार इसीलिए भेजती है क्योंकि उसके पिता का कुछ भी पता नहीं होता और उसकी माँ ड्रग्स के एडिक्शन में होती है, इसीलिए वो उसे पाल नहीं सकती। बिग माइक को जिस भी फोस्टर केयर में भेजा जाता है वो वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिकता और वहाँ से भाग जाता है। अब एक दिन बिग माइक के दोस्त के डैड अपने बेटे को और बिग माइक को एक पब्लिक स्कूल में लेकर आते हैं। स्कूल का नाम होता है विनगेट क्रिश्चियन स्कूल। स्कूल के जो कोच होते हैं उसे बिग माइक के दोस्त के डैड जानते हैं। वो उस कोच के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को और उसके दोस्त को यहाँ पर एडमिशन चाहिए। कोच साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि ये दोनों स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं, आप एक बार इनका मैच देखिए। और वो कोच को बाहर ले आते हैं जहाँ पर बिग माइक और उनका बेटा दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। और जब कोच बिग माइक के शरीर को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। हालांकि वो मात्र 17 साल का है लेकिन उसका शरीर बहुत ही बलिष्ठ होता है और वो जिस तरीके से बास्केटबॉल खेल रहा होता है कोच पूरी तरह से उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो बोर्ड मेंबर्स के पास जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हम इसे एडमिशन्स नहीं दे सकते क्योंकि इसके ग्रेड्स बहुत कम हैं, लेकिन कोच उन्हें कन्विंस कर लेता है। और अब बिग माइक का स्कूल में एडमिशन हो चुका होता है लेकिन वो किसी से भी बातें नहीं करता, हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता है और ना ही कोई उससे बात करना चाहता है। बिग माइक टेस्ट के पेपर में भी कुछ नहीं लिखता, वो पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ देता है। और एक दिन स्कूल में जब गर्ल्स का वॉलीबॉल मैच हो रहा होता है तो बिग माइक भी उसे देख रहा होता है। और जब सब के सब वहाँ से चले जाते हैं तो स्टेडियम में जो भी बचा कुचा खाना होता है बिग माइक उसे उठाना शुरू कर देता है क्योंकि जिस तरीके का उसका शरीर होता है उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ना तो उसके पास खाना खरीदने के पैसे होते हैं और ना ही ऐसा घर जो उसे पेट भर के खाना खिला सके। वो अपने दोस्त के घर के काउच पर सोता है लेकिन उसके दोस्त की मॉम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए बिग माइक अगले दिन वहाँ से निकल जाता है। बिग माइक जब स्कूल में होता है तो पहली बार उससे कोई बच्चा बात करता है। इस बच्चे का नाम होता है शॉन, जिसे सब प्यार से एसजे कहते हैं। एसजे बिग माइक से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। तभी उसकी मॉम दूर से हॉर्न बजाकर उसे गाड़ी में बुला लेती है। वो अपने बेटे से पूछती है कि ये कौन है। उसका बेटा कहता है कि इसका नाम है बिग माइक, इसने 1 महीने पहले ही एडमिशन लिया है। और उसी शाम एसजे अपनी मॉम और अपने डैड के साथ जब गाड़ी में जा रहा होता है तो वो बिग माइक को रास्ते पर देखते हैं जो पूरी तरह से ठंड में कांप रहा होता है। एसजे के डैड बिग माइक को पहचान लेते हैं क्योंकि जब वो वॉलीबॉल के मैच के बाद खाना उठा रहा था तो एसजे के डैड ने उसे देख लिया था। वो बिग माइक से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि जिम में। और ये सुनने के बाद एसजे के डैड ड्राइव करके वहाँ से आगे निकल जाते हैं। लेकिन एसजे की जो मॉम होती है जिनका नाम एन होता है वो सोच में पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि गाड़ी को वापस लो। और वो बिग माइक के पास जाती है और वो बिग माइक को कहती है कि रात को स्कूल का जिम बंद होता है, बताओ तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि वो गर्म होता है। एन उससे पूछती है कि तुम्हारे पास रात को रुकने के लिए जगह है। बिग माइक कहता है नहीं। एन सोच में पड़ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आओ गाड़ी में बैठो और वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। एन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है कोलिन और कोलिन भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहाँ बिग माइक पढ़ता है। एन बिग माइक को कहती है कि गेस्ट रूम में तो मेरा सामान पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें रात को सोफे पर ही सोना होगा। और वो उसे गुड नाइट कहकर अपने बेडरूम में चली जाती है। पर उसे अभी भी बिग माइक पर शक होता है। वो अपने पति से पूछती है कि तुम इसे कब से जानते हो। वो कहता है कि मैंने बस इसे एक बार देखा है। वो कहती है कि कहीं ये कुछ चुरा तो नहीं लेगा। उसका पति कहता है ये तो हमें सुबह ही पता चलेगा। और जब सुबह एन नीचे आती है तो वो देखती है कि सोफे पर उसका पिलो, बेडशीट और ब्लैंकेट सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखे होते हैं और बिग माइक वहाँ से चला गया होता है। वो बाहर जाकर देखती है तो बिग माइक उनके गार्डन के पास होता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि मुझे नहीं पता। एन कहती है कि आज थैंक्स गिविंग की छुट्टी है, क्यों ना तुम थैंक्स गिविंग हमारे साथ मनाओ। और बिग माइक उनके घर पे एक बार फिर आ जाता है। एन सबको ब्रेकफास्ट लेने को कहती है। सबके सब ब्रेकफास्ट लेकर टीवी के सामने बैठ जाते हैं। बिग माइक अपना ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा होता है
और दूर से एन ये सब कुछ देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी ज़िंदगी में अकेलापन है और वो टीवी को बंद करके अपने परिवार को कहती है कि हम सब भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। और सब के सब बिग माइक के साथ बैठकर पहले प्रे करते हैं और इसके बाद ये सब खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद एन बिग माइक को अपने साथ ले जाती है और उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन बिग माइक उसे कोई भी जवाब नहीं देता। एन उससे पूछती है कि कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। बिग माइक कहता है कि मुझे बिग माइक नाम बिल्कुल पसंद नहीं। एन कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हें माइकल कहकर बुलाऊंगी। इसके बाद वो उसे उसकी मॉम के घर के बाहर ले जाती है। माइक अपनी मॉम के घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ कोर्ट का नोटिस होता है। उसकी माँ को घर से निकाल दिया होता है क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। और बिग माइक वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब एन माइक को एक स्टोर में ले जाती है जहाँ पर लार्ज क्लॉथ्स मिलते हैं और वो उसे बोलती है कि तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। हालांकि वो नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके कहने पर वो वहाँ से कुछ कपड़े खरीद लेता है। और अगले दिन वो एन के बेटे एसजी के साथ पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाता है। रात को जब वो काउच पर सोने की तैयारी कर रहा होता है तो एन उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहोगे? अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए रूम का अरेंजमेंट करना होगा। माइक कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। एन कहती है ठीक है। एन को अगले दिन ये पता चलता है कि पढ़ाई के हर सब्जेक्ट में माइकल के ग्रेड्स काफ़ी कम होते हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसने 98% स्कोर किया होता है और वो होता है प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। अब उसी रात को एन माइक को उसका कमरा देती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर रहोगे। और वो उससे कहती है कि ये तुम्हारा बेड है। वो उस कमरे को देखकर, उस बेड को देखकर हैरान होता है और कहता है कि आज से पहले मेरे पास कभी नहीं था। एन कहती है तुम्हारा पर्सनल रूम? वो कहता है नहीं, बेड। यानी कि आज से पहले वो कभी भी किसी भी बिस्तर पर नहीं सोया था, या तो वो सोफे पर या फिर ज़मीन पर सोया था। और एन जब ये सुनती है तो वो इमोशनल हो जाती है। वो माइकल को गुड नाइट कहकर दूसरे कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। दरअसल उसे एहसास नहीं होता कि माइकल ने अपने जीवन में इतना मुश्किल वक्त देखा था। यहाँ से माइकल की ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। वो पढ़ाई पर भी ध्यान देना शुरू कर देता है। वो टीचर्स की बातें सुनता है और साथ ही साथ उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी खुशी में एन की पूरी फैमिली रात को डिनर करने के लिए जाती है। माइकल भी अब उनके परिवार का हिस्सा होता है। और जब वो डिनर करके बाहर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि माइकल वहाँ के वेटर के गले मिल रहा होता है। और ये सब जब गाड़ी में वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो एन माइकल से पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो जिससे तुम रेस्टोरेंट में गले मिल रहे थे। वो बताता है कि वो मेरा भाई है। एन कहती है ठीक है, हम कभी उससे मिलने ज़रूर जाएंगे। माइकल कहता है कि मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रहता है। एन उससे पूछती है कि तुमने आखिरी बार अपने भाई को कब देखा था? वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था। एन ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है। उसने कभी ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक ही शहर में रहने के बावजूद एक भाई अपने भाई से कई सालों के बाद मिल रहा है, और ना ही उसे उसके घर का पता है। दरअसल माइकल एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ था और उसके 11 भाई बहन और होते हैं। वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के टच में नहीं होता है। लेकिन माइकल की मदद करने के बाद एन की ज़िंदगी में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसे पहली बार ज़िंदगी में असली खुशी का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में एक अच्छा काम किया है। और जब वो क्रिसमस कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं तो वो उस फोटो फ्रेम में माइकल को भी बुलाते हैं, क्योंकि वो भी अब उनके परिवार का सदस्य होता है। लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद उनकी सोसाइटी में बातें बनना शुरू हो जाती है। एन की दोस्त भी उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती हैं कि फ़ोटो में तुम माइकल के सामने छोटे बच्चे लग रहे हो। और वो उसे ये भी बताती है कि उस घर में तुम्हारी बेटी भी रहती है, तुम कैसे एक ब्लैक बॉय को अपने घर पर रख सकती हो। इस बात से एन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहकर एन वहाँ से चली जाती है और घर आकर अपनी बेटी से पूछती है कि क्या माइकल के यहाँ रहने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। एन की बेटी कहती है हालांकि स्कूल में लोग बातें करते हैं, लेकिन उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम माइकल को घर से तो नहीं निकाल सकते। और अब ये फैसला कर लेते हैं कि ये माइकल को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेंगे। इसीलिए एन बच्चों को गोद लेने का प्रोसीजर जानने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस जाती है। वहाँ पर उसे बताया जाता है कि आप किसी के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। लेकिन माइकल के पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई होती है और उसकी मॉम ड्रग्स के एडिक्शन में होती है और उसके ऊपर कई केस भी चल रहे होते हैं। इसीलिए उसके सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है। माइकल खुद अपने सिग्नेचर कर सकता है। लेकिन एन एक अच्छी लेडी होती है। वो ये सब जानने के बाद भी माइकल की मॉम के घर जाती है।
और उन्हें बताती है कि वो उनके बेटे माइकल को अडॉप्ट करना चाहते हैं। हालांकि वो शुरू में अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे वो एन से बात करती है वो उसकी इंटेंशन समझ जाती है और वो कहती है कि मेरी बेस्ट विशेज़ माइकल के साथ है। और अब माइकल इनकी फैमिली का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है और ये माइकल के लिए एक गाड़ी भी खरीदते हैं। दरअसल माइकल हमेशा से ही एक छोटा ट्रक खरीदना चाहता था और उस गाड़ी को पाकर माइकल बहुत खुश हो जाता है। और एक दिन जब एन अपने काम से घर से बाहर जा रही होती है तो एसजे बोलता है कि मैं और माइकल गेम में जाना चाहते हैं। एन कहती है मेरी मीटिंग है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। एसजे कहता है कि माइकल ड्राइव कर सकता है, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। अब माइकल और एसजे गेम के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब एन वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके बेटे को चोट लगी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं होता क्योंकि एयरबैग्स खुल गए होते हैं। एन को बताया जाता है कि जब इस उम्र के बच्चे एयरबैग से टकराते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, कभी कभी तो बच्चों की गर्दन भी टूट जाती है, लेकिन तुम्हारा बच्चा बहुत लकी था। एन उसके बाद माइकल के पास जाती है। माइकल ठीक होता है लेकिन वो पूरी तरह से गिल्ट में होता है। एन उसे कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माइकल एन को सॉरी कहता है और जब एन उसके हाथ देखती है तो उसके हाथ इंजर्ड होते हैं। एन माइकल से पूछती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। माइकल बताता है कि जब गाड़ी का एयरबैग खुले तो मैंने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया ताकि एसजे इंजर्ड ना हो। यही कारण होता है कि एसजे को बहुत कम चोट आई होती है। अब माइकल जो स्कूल में काफ़ी समय से अमेरिकन फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो अपने गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। हालांकि वो बहुत ताकतवर है, जिस तरीके का उसका शरीर होता है वैसा पूरे स्कूल में किसी का भी नहीं होता। लेकिन माइकल के दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं मैं किसी को चोट ना पहुंचा दूं, इसीलिए वो खुलकर नहीं खेल पाता। और जब एन उसे ऐसा खेलते हुए देखती है तो वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि जब पहली बार हम तुम्हारे लिए स्टोर में कपड़े लेने गए तो तुमने क्या कहा था। वो कहता है कि मैंने कहा था मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। दरअसल उस जगह का माहौल, उस जगह के लोग कुछ अच्छे नहीं थे, इसीलिए माइकल ने ऐसा कहा था। वो उससे कहती है कि जब गाड़ी में एयरबैग्स खुले तो तुमने क्या किया। वो कहता है कि मैंने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया। एन कहती है ये टीम तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें इनकी रक्षा करनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम अपनी फैमिली की रक्षा करते हो। ये कहकर एन वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रैक्टिस शुरू की जाती है और इस बार माइकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है और ये देखकर कोच पूरी तरह से हैरान होता है। वो एन के पास जाता है और कहता है कि तुमने उससे ऐसा क्या कहा। एन कहती है कि तुम्हें अपने प्लेयर्स को अच्छे तरह से पहचानने की ज़रूरत है। माइकल को प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट में 98% मिले हैं और इसके बाद माइकल की गेम दिन ब दिन सुधरती जाती है। और अब मैच होता है, जिस मैच में माइकल की टीम शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन बाद में माइकल इस टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ तक कि ओपोनेंट का जो सबसे बेहतरीन प्लेयर होता है उसे वो धकेलते हुए मैदान के बाहर फेंक देता है और इससे उनकी टीम को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद माइकल इसी तरह परफॉर्म करके अपनी टीम को जिता देता है। एसजे ने इस पूरे मैच को रिकॉर्ड किया होता है और वो इसकी सीडीज़ बनाकर सभी कोचेज़ को भेज देता है और जब वो माइकल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो सब के सब दंग रह जाते हैं। अब सब चाहते हैं कि माइकल उनकी टीम से खेले, इसीलिए एन के घर पर कई कोचेज़ आते हैं। वो माइकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी टीम से खेले। माइकल के बदले उसका छोटा भाई एसजे उनसे बातें करता है। वो कहता है कि माइकल और मैं बहुत क्लोज़ हैं। वो कहता है कि माइकल अगर मैच में जाएगा तो मैं उससे कैसे मिलूँगा। सारे के सारे कोच उसे ऑफर्स देते हैं। वो कहते हैं कि आप जब चाहें मैच में आ सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। एसजे को इस बात से बहुत खुशी होती है और इसके बाद माइकल अलग अलग टीम्स के साथ काफ़ी मैचेस खेलता है और धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही साथ जो टीचर उसे घर पढ़ाने आती है वो भी उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही होती है, इसीलिए उसके ग्रेड्स भी बहुत ज़्यादा सुधर जाते हैं। और अब माइकल की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई होती है। हर कॉलेज चाहता है कि माइकल उनकी टीम से खेले, लेकिन माइकल डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एडमिशन लेगा क्योंकि एन भी उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वो वहाँ पर चीयर लीडर भी है और एन के हस्बैंड भी उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वो वहाँ पर एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और माइकल भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर उसी टीम से खेलना चाहता है। माइकल को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जितनी भी ग्रेड्स की ज़रूरत है वो उन ग्रेड्स से पास आउट हो जाता है। अब माइकल को एनसीए की एक इन्वेस्टिगेटर अपने पास कुछ सवाल और जवाब करने के लिए बुलाती है। एनसीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक एथलीट का ध्यान रखती है। वो माइकल से अकेले में बात करती है और माइकल से पूछती है कि तुम्हें मिसिसिपी में एडमिशन क्यों चाहिए। माइकल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वो इन्वेस्टिगेटर माइकल को कहती है कि तुम एक बच्चे थे जो सड़क पर थे, एक परिवार ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें खाने के लिए दिया, तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भरी, तुम्हारे लिए एक प्राइवेट ट्यूटर का अरेंजमेंट किया,
तुम्हें एक गाड़ी भी गिफ्ट की और बाद में तुम्हें लीगली अडॉप्ट भी कर लिया। हो सकता है ये सब उनके प्लान का हिस्सा हो, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारे स्पोर्ट्स की एबिलिटी को पहले ही देख लिया हो। माइकल इस बात से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दरअसल माइकल बहुत ही मासूम होता है। माइकल गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। बाहर एन उसका इंतजार कर रही होती है। माइकल एन को कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने मुझे अपने घर पे रखा, क्यों तुमने मुझे पढ़ाया, क्यों तुमने मुझे बेहतर इंसान बनाया ताकि मैं वो करूं जो तुम चाहते हो, ताकि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूं जिसमें तुम चाहते हो। वो इन्वेस्टिगेटर मुझे ऐसा कहती है। एन उसे समझाने की भी कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माइकल वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है और वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम के घर जाता है। लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर नहीं रहती। यहाँ पर एक गैंग लीडर होता है, वो उसे इनवाइट करता है। वो माइकल को बियर भी पिलाता है। हालांकि माइकल बियर नहीं पीता, पर इसके बाद जो गैंग लीडर होता है वो एन और उसकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। माइकल उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये गैंगस्टर बहुत खतरनाक होता है। ये माइकल को गन दिखाता है। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा और उसके बाद मैं तेरे घर जाऊंगा। वहाँ तेरी मॉम और तेरी बेटी के साथ क्या करूंगा मुझे भी कुछ नहीं पता। इस बात से माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं एन माइकल के लिए बहुत परेशान होती है और वो अगले दिन माइकल को ढूंढने के लिए उसी जगह पहुँच जाती है। और तभी माइकल का कॉल आता है। वो एन को बताता है कि ममा मैं यहाँ पर हूँ। एन उसे लेने वहाँ जाती है और वो माइकल से पूछती है कि क्या तुम्हें फ़ुटबॉल पसंद है। माइकल कहता है हाँ मुझे फ़ुटबॉल पसंद है। एन कहती है मैंने और शॉन ने रात में बात की थी कि तुम टेनेसी यूनिवर्सिटी चुनो। माइकल ये सुनकर हैरान होता है। माइकल पूछता है क्या आप ये चाहती हैं। एन कहती है ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ये तुम्हारा फैसला होगा, पर मैं वादा करती हूँ मैं हर एक मैच में वहाँ मौजूद होंगी और तुम्हें चीयर करूँगी। और इसके बाद माइकल एनसीए के इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है ताकि उसके सवालों का जवाब दे सके। वो माइकल से पूछती है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। माइकल कहता है कि मैं मिसिसिपी यूनिवर्सिटी जाऊंगा। वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। माइकल कहता है क्योंकि मेरे डैड वहाँ पढ़े थे, मेरी मॉम वहाँ पढ़ी थी और अब मैं भी वहीं पढ़ूंगा। और फाइनली माइकल उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो एन इमोशनल हो जाती है। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माइकल उसके पास जाता है और वो कहता है कि मॉम मैं आपको हक करना चाहता हूँ। अब माइकल और एन एक दूसरे के गले लगते हैं और अंत में हमें न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें 21 साल के एक लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी होती है। और उस लड़के की भी एथलेटिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। उसका जीवन भी ठीक वैसा ही होता है जैसा माइकल का है। अगर माइकल को एन की फैमिली ना मिली होती, एन ने सेल्फ लैश होकर उसकी मदद ना की होती, तो शायद उसका भी आज यही हाल होता। और अंत में हमें माइकल, एन और उसके पूरे परिवार की रियल फ़ोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि अमेरिकन फ़ुटबॉल में माइकल ने एक से एक रिकॉर्ड बनाया और आज उसे पूरी दुनिया जानती है। और आज भी माइकल उन्हीं के साथ उनके परिवार का हिस्सा बन के रहता है। इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।